बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। मुनाज़रे का चैलेंज करता हूं कि आगे मुझसे बात करें किस फार्मूला के तहत मेरा नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला गया। क्या वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट था या एंट्री कंट्रोल लिस्ट था? अस्सलाम वालेकुम। 3-4 खबरें पाकिस्तान में पिछले चंद माह में ऐसी सामने आई हैं जिनके फैसले की घड़ी अब बहुत करीब है और पाकिस्तान में सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी और बहुत सी अहम सियासी शख्सियात उनके साथ क्या सलूक होगा, उनके फैसलों का ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार होगा उनके फ्यूचर का। बारी बारी करके 2-3 इशूज़ हैं जिनको हाईलाइट करते हैं क्योंकि ये रोज़ाना ख़बरों में है और उनके फैसले जल्द मुतवक्को भी हैं, ज़्यादा दूर जा नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पनामा केस में जो वो फैसला करेंगे उसके असरात आइंदा 20-30 साल तक कायम रहेंगे। जो सवालात उन्होंने उठाए सिर्फ नवाज शरीफ या उनके बच्चों से रिलेट नहीं करता ये केस। सवाल ये है कि पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग जिन लोगों ने की, जिन्होंने पाकिस्तान से टैक्स का पैसा चुराया या ब्लैक मनी जो थी वो यहाँ से लेकर गए, दुबई, लंदन या दूसरी जगहों पे प्रॉपर्टीज़ खरीदी या स्विस अकाउंट्स में पैसे रखे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने सवालात के अंदर इतनी ज़्यादा गुंजाइश पैदा कर ली है 184(3) के तहत कि उन्हें अब वो गाइडलाइंस देनी पड़ेंगी जिसके तहत इस कैपिटल फ़्लाइट को रोका जा सके। इसहाक डार साहब ने कहा कि हुकूमत का एस्टीमेट है कि पिछले 3-4 साल के अरसे में $7.6 बिलियन, 7.6 अरब डॉलर, 800 अरब रुपया पाकिस्तान से दुबई की प्रॉपर्टीज़ में लगा। उनका एस्टीमेट ये भी है कि स्विस अथॉरिटीज़ का ख्याल ये है कि 150 से 200 अरब डॉलर पाकिस्तानियों का स्विस बैंक्स में पड़ा हुआ है। इसी तरीके से जिन लोगों ने ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में या पनामा के अंदर कंपनियां बना के यूके में या दूसरी जगहों पे प्रॉपर्टीज़ खरीदी, उनका एग्जैक्ट कितनी अमाउंट है हमारे पास कोई एस्टीमेट ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर यहाँ नाकाम हुई वो गाइडलाइंस और वो SOPs तय करने के लिए, तो वो 20-30 साल तक असरात सुप्रीम कोर्ट पर भी मुरतब होंगे। जिस तरह पाकिस्तान की इकॉनमी पर होंगे वैसे ही सुप्रीम कोर्ट पर भी होंगे। फोकस और टारगेट सिर्फ नवाज शरीफ की ज़ात नहीं रहनी चाहिए, उनके बच्चों से या उनसे रिलेट जो जजमेंट है वो तो आनी ही है, लेकिन साथ गाइडलाइंस ना आई तो बहुत बड़ा जुल्म है। दूसरा मामला है न्यूज़ लीक्स। न्यूज़ लीक्स के ऊपर खुद फ़ौज ने कह दिया था कि ये सिक्योरिटी ब्रीच है, बहुत ऊपर ले गए उसका, बार यहाँ पर ले गए। अब जब आप बार यहाँ पे ले जाएँ तो उसके ऊपर मट्टी पाओ मुश्किल हो जाती है। अब फ़ौज की आला क़यादत में तब्दीली आ चुकी है। जिन्होंने कहा था कि सिक्योरिटी ब्रीच है वो अब लीड नहीं करते आर्मी को। क्या अभी भी सिक्योरिटी ब्रीच है या ख़त्म होगी, ये दूसरा सवाल है जिसका जवाब फ़ौज को भी देना है और हुकूमत को भी देना है। रिपोर्ट पब्लिक करेंगे तो पता चलेगा कि ये वाक़तन सिक्योरिटी ब्रीच थी जिसके ऊपर कोर कमांडर्स ने कहा या गलत कहा गया। पीपल्स पार्टी के लीडरान जिनकी गिरफ्तारियां हुई, पर्चे दर्ज हुए, पाकिस्तान से बाहर चले गए, एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में नाम डाला गया। एक ब्रीफिंग हुई थी कराची में, एपेक्स कमेटी का इजलास था जिसमें करप्शन और टेरर फाइनेंस का लिंक जोड़ा गया था। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने कहा था और उनके अल्फाज कोट किए गए थे कि जो रास्ते में आएगा, जो रेजिस्टेंस डालेगा, जो रुकावट बनेगा, वो रेजिस्टेंस स्टीम रोल, ये एग्जैक्ट वर्ड्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो स्टीम रोल कर दी जाएगी। डॉक्टर आसिम अंदर गए 2 साल तक, 550 या कितनी अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम लगा। चेयरमैन नैब और नैब के ऑफिशियल्स को भी उसमें आ गया कि जो ऑयल एंड गैस सेक्टर में करप्शन हुई थी पैसे का हिस्सा यहाँ पे भी गया। इसके अलावा शर्जील मेमन पाकिस्तान से बाहर चले गए, 5 अरब की करप्शन का इल्ज़ाम लगा। इसके अलावा और बहुत से नाम हैं जो हमारे पास इस लिस्ट में अंदर मौजूद हैं। बारी बारी करके हामिद सईद काज़मी कहते हैं हज करप्शन में हाजियों का पैसा खा लिया, सारा कुछ रिवर्स हो गया। अयान अली चली गई, शर्जील मेमन अबूरी ज़बानत हो गई। डॉक्टर आसिम का केस फाइनल स्टेजेस के ऊपर है। सिर्फ जज साहब कह रहे हैं कि पासपोर्ट और दूसरी चीज़ें जो जजमेंट रिजर्व की थी वो जमा कराएंगे तो छोड़ूंगा, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा। आज वो छूट नहीं सके, आजकल में वो भी हो जाएगा। ये 3 वो सवाल हैं जिनका, ये 3 वो केसेस हैं जिनका फ़ैसला, जिनका वाज़ेह ऐलान, जिनकी एक क्लियर कट आउट पाकिस्तान की सियासत का रुख मुतय्यन करेगी। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा उन्होंने आज फॉर्मली कह दिया कि हम सऊदी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बन गए और जनरल राहील शरीफ उसको लीड करने जा रहे हैं। टर्म्स ऑफ रेफरेंस उन्होंने कहा कि हमें पता है। क्या पाकिस्तानी पार्लियामेंट को पता है कि वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है? किस शख्स ने फ़ाइनल किया? अथॉरिटी कौन थी? यकीनन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होंगे।
तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ पे इल्ज़ाम ये है और वाक़तन फैक्चुअल एलिगेशन एक रियलिटी है कि एक फ़ोन कॉल के ऊपर उन्होंने 9/11 के बाद अमेरिका के लिए वो तमाम रास्ते खोल दिए जो उन्होंने मुतालबा किया था डिस्कशन के बगैर। अनस्टिंटेड सपोर्ट ये अल्फाज थे जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ऐलान किया कि हमने अमेरिका को ऑफ़र किए, बगैर रुकावट के खुली हर तरह की सपोर्ट। हम इस मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बनने गए हैं, तो क्या पार्लियामेंट्री लीडर्स वाकिफ़ हैं? क्या किसी हाउस कमेटी के अंदर बहस हुई? ये वो सवालात हैं जिनको मैं आज के प्रोग्राम में चाहूँगा कि हमारे जो शुरा हैं इसके ऊपर अपनी राय दें। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे राना सनाउल्लाह साहब, वज़ीर कानून पंजाब, इसके अलावा डॉक्टर आरिफ अलवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और सईद गनी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तीनों को खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। सबसे पहले राना सनाउल्लाह साहब, पनामा का फ़ैसला सुना था जुमे को आना है, अब सुना यह है कि अर्ली नेक्स्ट वीक, हो सकता है मंडे को आ जाए या ट्यूसडे को आ जाए। क्या तवक्कुआत हैं आपकी जमात की? देखिए, इसमें नदीम मलिक साहब, फ़ैसला तो नामा पे आना है और फ़ैसला जिस तरह से कहा जा रहा है कि उसको काफ़ी अरसे तक जो है वो याद रखा जाएगा, बल्कि साथ उन्होंने ये भी कहा कि सब कहेंगे कि फ़ैसला यही जो है वो बनता है। तो इसमें देखें, सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ है, उन्होंने फ़ैसला जो है वो कानून के मुताबिक ही करना है। कोई इससे ये तवक्को अगर बांधे बैठा है कि जनाब वो कोई इसमें जो है वो एक कोई पॉपुलर या कोई पॉलिटिकल जो है वो फ़ैसला आ जाएगा या किसी के हक़ में या किसी के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ जाएगा, हम नहीं समझते कि कोई ऐसा फ़ैसला जो है वो आएगा, क्योंकि कानून के अंदर रहते हुए जो फ़ैसला आना है वो सब के सामने है कि उस जितनी भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसमें अगर आप वकला की बहस को और जो रिमार्क्स हुए यानी दिए गए हैं उस दौरान अगर तो आप समझते हैं कि वही फ़ैसला है, तो मैं समझता हूँ कि वो दुरुस्त नहीं है। वकील जो है वो जब बहस करता है तो वो बिल्कुल अपना नुक्ता नज़र बयान करता है और वो दूसरे के नुक्ता नज़र को जो है वो डिफ़ाई करने की कोशिश करता है। रिमार्क्स जो है वो बाज़ औक़ात कोर्ट जो है वो इंक्वायरीज़ करती है, ऑब्जर्वेशंस देती है, उस मामले को जो है वो पूरी तरह से उसको थ्रैश आउट करने के लिए, उसको समझने के लिए। लेकिन कानून के मुताबिक जो फ़ैसला आना है या जो आना चाहिए या जो हमें थोड़ी बहुत इस बारे में एज स्टूडेंट ऑफ लॉ समझ बूझ है कि प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ कोई एलिगेशन जो है वो बराह रास्त ना तो लेवल की गई है और ना ही किसी से जो है वो कोई जो कानून शहादत के मुताबिक शहादत है। वैसे तो खैर तकारीर और जो है वो बहस तो खैर बहुत अच्छी से अच्छी हो सकती है, लेकिन जो एविडेंस एक्ट कहता है कि किसी को कन्विक्ट करने के लिए या किसी को किसी मामले में कसूरवार ठहराने के लिए जो एविडेंस दरकार होती है वो एविडेंस जो है वो बिल्कुल नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर को जो है वो से किसी किस्म का कोई कदगन जो है वो पहुंचने का एहतमाल नहीं है। बाकी जो दूसरे किरदार हैं उसमें देखिए कि सईद गनी साहब से भी पूछ लें। सईद गनी साहब, एतराज़ आपका ख्याल ये है कि आज तक कभी शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं आया, ये बार बार वो दोहराते हैं, तो क्या अभी भी आपका ख्याल यही है कि इस केस में भी शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं आएगा? एतराज़ साहब इस बयान को 10-20 दफ़ा दोहरा चुके हैं। मलिक साहब, ये मैं नहीं समझता कि सिर्फ एतजाज़ एहसन साहब का ख्याल है, ये सबकी राय है जो पाकिस्तान की अदालती तारीख़ पर नज़र रखते हैं और जो नवाज शरीफ साहब और उनकी फ़ैमिली के मुतल्लिक जो माजी में मुकदमात बने हैं या जिनकी अदालत ने पैरवी की है, जो उनको फॉलो करते रहे हैं, उन सब का ये ख्याल है कि माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ, बावजूद इसके कि मुकदमात ठीक थे, शवाहिद मौजूद थे, लेकिन किसी न किसी बिना पर कोई ना कोई रास्ता निकाल के नवाज शरीफ साहब और उनकी फ़ैमिली को रिलीफ दिया गया है। अब इस मरतबा अगर आप माजी को सामने रखें तो सच्ची बात है, मुझे ज़ाती तौर पे बहुत कम तवक्को है कि उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा फ़ैसला आएगा। जबकि दूसरी तरफ अगर आप पीपल्स पार्टी और उनकी लीडरशिप को देखें तो उनके हवाले से जितने केसेस गए, चाहे वो आइन के मुताबिक उन पर कोई फ़ैसले बनते थे नहीं बनते थे, लेकिन आइन को एक तरफ रख के जो परसेप्शन डेवलप की गई थी उस परसेप्शन को बुनियाद बना के वो फ़ैसले हमारे ख़िलाफ़ दिए गए। तो ये दोनों वाज़े एक्सट्रीम्स हैं, एक तरफ ये कि कभी कुछ नहीं कहा गया, एक तरफ ये कि केस ना बनता था तब भी जो है वो सजा। गनी साहब, तो पीपल्स पार्टी के लोग कहते हैं कि
यूसुफ रज़ा गिलानी को तो डिस्क्वालीफाई कर दिया था, लेकिन जो एलिगेशन पनामा के अंदर शरीफ फैमिली के ऊपर है, क्या उसके ऊपर उतना तगड़ा जजमेंट आ सकता है? आप क्या समझते हैं? आप एक बड़े पॉलिटिशियन भी हैं, सेनेटर भी हैं, कि क्या उसमें इतनी गुंजाइश है कि एक तगड़ा फैसला शरीफ फैमिली के खिलाफ आ जाए? मैं एक सियासी कारकुन हूँ। मैंने जो अभी आपके सामने बात रखी कि ज़ाती तौर पे मैं नहीं समझता कि इतना कोई सख्त फैसला मियाँ नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ आ सकता है कि जिस तरह उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को, जिनके ख़िलाफ़ नहीं बनता था फैसला, उनको फारिग कर दिया, और नवाज शरीफ साहब जिनके ख़िलाफ़ वाज़ेह तौर पर मेरा ख्याल है कि जो पैसा यहाँ से बाहर गया है उसके शवाहिद बहरहाल मौजूद हैं। अब ये एक अलग कानूनी बहस है कि जो 184(3) में सुप्रीम कोर्ट उसको टेकअप कर सकता था, नहीं कर सकता था, शहादतें रिकॉर्ड कर सकता था, नहीं कर सकता था, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हक़ाइक़ ये हैं कि पैसा यहाँ से गया है, जिसकी तहकीकात हुई है, मनी ट्रेल मौजूद है। लेकिन अब बहरहाल देखते हैं अदालत क्या फ़ैसला करती है। साहब, आप तो इस्लामाबाद बंद करने जा रहे थे जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, तो उसके बाद आपने कहा कि नहीं, हमें अब सुप्रीम कोर्ट पे उम्मीद है। अभी उम्मीद कायम है या मायूसी में बदल रही है? मैं जी बिल्कुल उम्मीद ही है, सिर्फ उम्मीद कायम नहीं है बल्कि काफ़ी मेरा कन्विक्शन है। देखिए, बात को उलझाया जाता है, उलझाया किस अंदाज से जाता है कि जी एक कानूनी फ़ैसला है और एक दूसरा फ़ैसला है। जी कानून के अंदर इंसाफ चाहिए, इंसाफ और कानून अलग अलग नहीं है। इंसाफ ये होता है कि इंसाफ डिलीवर हो और नज़र आए कि इंसाफ डिलीवर हुआ। अगर कानून की पेचीदगियों में पड़ना है तो आपने शर्जील मेमन वाला भी मामला देख लिया, आपने डॉक्टर आसिम वाला भी मामला देख लिया, अयान मलिक का। कानून के अंदर कोई ना कोई लूप होल हमेशा तलाश किया जाएगा। जब हम इस्लामाबाद बंद करने निकले थे, उसके साथ साथ जब जजेस ने हमको बुलाया था 1 नवंबर को, तो उन्होंने कहा था ये सेक्शन 9(5) और सेक्शन 14 ऑफ द नैब ऑर्डिनेंस के अंदर ओनर्स ऑफ प्रूफ जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास होगा कि वो साबित करें कि कहाँ से पैसा आया, कहाँ से जायदादें खरीदी गई। कानून शहादत एक अलग चीज़ है, सेक्शन 9(5) अलग है। देखिए, एक होता है क्रिमिनल एविडेंस। क्रिमिनल एविडेंस के अंदर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। फाइनेंशियल क्राइम्स के अंदर दुनिया के अंदर कानून बदल चुका है। और मैं मिसाल दे रहा हूँ, स्विस इलिसिट एसेट्स एक्ट देख लीजिए 2010 का, स्विस एसेट्स एक्ट देख लीजिए 2015 का। फाइनेंशियल क्राइम्स के अंदर अगर कोई जायदाद है तो ओनर्स ऑफ प्रूफ साबित करना कि जायदाद तुमने कैसे खरीदी, ये जनाब उसके ऊपर है जो कबूल लेके जायदाद तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट प्राइम मिनिस्टर या उनकी फैमिली के हवाले से एक सख्त फैसला दे सकती है, ये आपकी तवक्को है? नहीं, मैं समझता हूं कि 4 चीजें हैं, अगर आप गौर से सुन लें तो। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के सामने बिल्कुल आया हो गया कि पाकिस्तान का कोई तहकीकाती इदारा प्राइम मिनिस्टर और बड़े लोगों के खिलाफ तहकीकात नहीं करेगा। जजेस ने कोई 1.5 घंटे की तकरीर नैब के हवाले से की और उन्होंने कहा नैब कल मर चुकी है। FBR के हवाले से, सिक्योरिटी एक्सचेंज कॉरपोरेशन के हवाले से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, FIA के हवाले से उनका कन्विक्शन था। कहा उन्होंने बार बार, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। मैं समझता हूँ जजमेंट में रिफ्लेक्ट होगा। कोई उदाहरण नवाज शरीफ साहब के रहते थोड़ा शॉर्ट कर लें जी। अच्छा, नंबर 2 ये है कि जो एवनफील्ड हाउस जिसका ये इनकार कर रहे थे अपार्टमेंट्स का, इन्होंने कबूला और फिर ये कतरी लेटर कवर अप के लिए लाए। अगर कतरी लेटर वो एविडेंस के तौर पर नहीं एक्सेप्ट होता तो इनका केस सारा का सारा कोलैप्स हो जाता है। कानून शहादत बजाते खुद ये बात कहती है कि अगर आप अपनी जायदाद का ओनरशिप का प्रूफ नहीं दे सकते तो वो जायदाद आपकी नहीं है। तो कानून शहादत के अंदर भी सेक्शन 9(5) के एतबार से भी साफ इंसाफ बिल्कुल आया है। मगर पाकिस्तान में जो आपने हाल देखा पिछले 4-5 दिन के अंदर, जिसमें मुझे बड़ा डिप्रेशन हुआ कि बार बार सुप्रीम कोर्ट को दिखाया जा रहा है कि यहाँ का प्रोसिक्यूशन प्रोसिक्यूट नहीं करेगा और फिर अदालतें मजबूर हो जाएंगी कि क्रिमिनल्स को, ऑब्वियस क्रिमिनल्स को छोड़ा जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट, मेरा ख्याल है ये नहीं करने वाली। ब्रेक ले लें इस नुक्ते के ऊपर, ब्रेक से वापस आते हैं तो बाकी इशूज़ पे भी बात करते हैं। हमारे साथ रहिए।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। राना सनाउल्लाह साहब, न्यूज़ लीक्स बहुत शोर मचा था कि नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हो गया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद बाकायदा ऑफिशियल सरकारी एलामिया था ये ISPR की जानब से। आप क्या समझते हैं, ये है सिक्योरिटी ब्रीच या नहीं है ब्रीच? नहीं, देखें, इसका फैसला तो जब इसके ऊपर एक कमीशन जो है वो बन गया है और वो कमीशन जो है वो इस बात का फैसला करेगा कि ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ या नहीं हुआ, और अगर ब्रीच हुआ है तो वो उसमें किसका क्या किरदार है और उसकी क्या जो है वो सज़ा होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि तमाम फ़रीक़ैन को जो इस कमीशन का हिस्सा भी हैं और जिन्होंने कमीशन के ऊपर जो है वो एतमाद का इजहार भी किया है, वहाँ पे अपनी एविडेंस भी दी है, तो कमीशन जो है वो जो भी फ़ैसला करे उस फैसले को गवर्नमेंट को और बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको जो है वो तस्लीम करना चाहिए। अब ये तो नहीं कि मैं जो राय दे दूँ तो फिर उसके बाद मैं अदालती या कमीशन की इंक्वायरी रिज़ल्ट या फैसले के बाद भी नहीं कहूँ कि जी नहीं, जो मेरी राय है वही सही है और दूसरी आरा जो है वो गलत है। और अगर इसमें कोई आरा किसी तरफ से भी हो, अगर वो हतमी होती तो फिर कमीशन उठाने की क्या ज़रूरत थी। इसलिए मेरी राय में कमीशन का जो फैसला या जो उसका कंक्लूजन होगा, जिस दूसरे लफ्ज़ों में, वही जो है वो एक आखिरी जो है वो इस बारे में जो है वो फैसला या एक राय होगी। सईद गनी साहब, चौधरी निसार ने कहा कि इसके ऊपर कुछ इख्तलाफ राय है। हमारी इतला यह है कि जो उसके मिलिट्री साइड के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो मुतफिक नहीं हैं, जो सिविलियन साइड के रिप्रेजेंटेटिव्स ने अपनी फाइंडिंग्स दी, ISI और MI के नुमाइंदे उससे मुतफिक नहीं हैं। आप क्या समझते हैं, ये है ब्रीच? कोई इशू है इसमें ऐसा जिसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए या इस पर मट्टी डालनी चाहिए? देखिए मलिक साहब, पहली बात तो ये है कि अगर एक कमीशन बनाया गया और उसमें 6 या 7 अरकान हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि कमीशन की जो रिपोर्ट हो उस पर उस वक्त तक आप उसको दबा के बैठें जब तक 7 के 7 मेंबर जो है उस पर इत्तफाक़ न कर लें। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है और ये इवन अदालती फ़ैसलों में भी मुख्तलिफ जजेस जो हैं इख्तलाफ करते हैं और तफसीली फ़ैसले इख्तलाफ में लिखते हैं कि जनाब मुझे इससे इख्तलाफ है। तो मुझे ये वजह कोई ख़ास समझ में नहीं आती जिसकी वजह से उन्होंने दबाई हुई ये रिपोर्ट। दूसरी बात, आपको याद होगा कि एक मरतबा कोई एक इन कैमरा APC हुई थी और उस इन कैमरा APC के दौरान ही जो नवाज शरीफ साहब के हक़ में अगर कोई 1-2 बातें कही जा रही थी तो वो उन्होंने मीडिया को टिकट्स जारी करना शुरू कर दिए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करती है कि जब इन कैमरा APC की आप कार्रवाई जो है जारी कर दें और फिर कोई एक आपकी मीटिंग होती है दहशतगर्दी के हवाले से, उसके अंदर जाहिर है कि जब मीटिंग्स बहुत सारी ऐसी होती हैं जो सारी चीज़ें ना पब्लिक के लिए होती हैं ना मीडिया के लिए होती हैं, और अगर वो चीज़ें खुफिया रहती हैं तो हर शख्स अपनी राय का खुलकर इजहार करता है। आप अगर उन चीज़ों को लीक करना शुरू कर देंगे, लोगों को बताना शुरू कर देंगे, तो जो एतमाद होता है एक दूसरे के ऊपर हुकूमत का या दीगर इदारों के सरबराहों का, वो बहुत बुरी तरह मजरू होता है और आइंदा की मीटिंग्स में लोग खुलकर अपनी राय का इजहार नहीं कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिस शख्स ने भी ये गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, हम इस बात में जाए बगैर कि वो बात हुई थी या नहीं हुई थी, वो गलत थी या सही थी, होनी चाहिए थी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अगर ये बात हुई थी तब भी मैं समझता हूँ कि इसको मीडिया में इस तरह से लीक करना जो है वो किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। और जिसने भी किया है, अब वो अलग बात है कि उन्होंने अपने वज़ीर इत्तलात को बग़ैर उस कमीशन की रिपोर्ट आए हुए ही फारिग कर दिया था, लेकिन बहरहाल ये होना नहीं चाहिए था। तो आप समझते हैं ये सिक्योरिटी ब्रीच हुई है इससे? सिक्योरिटी ब्रीच तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा सख्त लफ्ज़ है, लेकिन अखलाकी तौर पे, उसूली तौर पे अगर हुकूमत के ज़िम्मेदार वज़रा बैठते हैं, इदारों के सरबराहान बैठते हैं और एक बहुत सेंसिटिव इशू पे डिस्कशन करते हैं और वो ख़बरें मीडिया के लिए नहीं होती हैं, तो मीडिया में अगर किसी ने दी है तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती की है और गलत किया उन्होंने। आरिफ अलवी साहब, मेमो का जो इल्ज़ाम था, मेमो गेट का, जो हुसैन हक्कानी और उस वक्त की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पे लगा, वो कुछ इससे मिलता जुलता ही था। जो न्यूज़ लीक्स में जो कुछ हुआ उसमें भी यही था कि आप अमरीकी इंतज़ामिया से मदद मांग रहे हैं फ़ौज के ख़िलाफ़, ये इल्ज़ाम लगाया था। फ़ौज इसके ऊपर एफिडेविट लेकर सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन बाकायदा तश्कील दिया जिसमें नवाज शरीफ साहब वकील के तौर पर पेश हुए हुकूमत के ख़िलाफ़। न्यूज़ लीक्स में इल्ज़ाम यही है, अगर सादा लफ्ज़ों में कहे, कि गेट इन लाइन और फेस दिस स्टिक, ये इंटरनेशनल मैसेज है। फ़ौज को कहा इंटरनेशनल आइसोलेशन हो जाएगी अगर इन ग्रुप्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना की। तो ये बड़ा क्लियर एक लाइन, डिवाइडिंग लाइन जो थी बनाकर वो अखबार में छप गई थी। आप क्या समझते हैं, इसके ऊपर कोई सिक्योरिटी ब्रीच है या नहीं है?
मैं समझता हूँ बड़ा सख्त ब्रीच इस माना करके है कि जो भी यहाँ सब कुछ कहा गया डॉन लीज के हवाले से, उसको हिंदुस्तान ने इस्तेमाल किया और अमेरिका ने इस्तेमाल किया। मैं समझता हूँ कि ये दोनों हुकूमतें, पीपल्स पार्टी और PMLN ने दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की है कि जी हिंदुस्तान के साथ और इन सारे मामलात के अंदर तालिबान के ख़िलाफ़ हम एक्शंस के लिए तैयार हैं। ये हमारा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है जो एक्शन नहीं ले रहा। और यही बात हुसैन हक्कानी साहब की तसानीफ़ के अंदर निकली है, उनके मज़ामीन के अंदर निकली है, मेमो गेट के अंदर निकली है, डॉन लीग्स के अंदर निकली है, और अभी भी जो कोऑपरेशन जिसका इजहार हुआ वो उसमें से निकली है। कमीशंस का पाकिस्तान के अंदर ओझड़ी कैंप का डिज़ास्टर हो, चाहे एबटाबाद कमीशन हो, चाहे मॉडल टाउन का कमीशन हो, चाहे ये कमीशन हो, ये सारा कॉन्फिडेंस पाकिस्तान की आवाम को अब इन कमीशंस पर नहीं रहा, क्योंकि अगर कोई चीज़ कमीशन फैसला देती है तो उसके ऊपर बैठा जाता है, उसको लीक नहीं किया जाता, यानी उसको रिलीज़ नहीं किया जाता ताकि अवाम को पता चले कि हकीकत क्या थी। इस कमीशन के हवाले से पार्लियामेंट में जब बात हुई तो मैंने ये कहा कि जी ओपन होना चाहिए, टू मीडिया ओपन होना चाहिए, और इसको कवर अप नहीं होना चाहिए, और कितने वीज़ा इशू हुए, क्यों हुए, उसके अंदर भी मज़ीद लीक्स ने बात को मुस्तहकम किया। वरना तो सिविलियन गवर्नमेंट डिनाई कर चुकी थी कि ऐसी हकीकत नहीं है जब तक गिलानी साहब का ख़त नहीं आया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो करप्ट हुक्मरान होते हैं उनके ऊपर दुनिया की ताकतों के वो मरहून मिन्नत होते हैं, चाहे वो लेटर चाहते हों, चाहे वो उनको फ्लैट्स मिलते हों गिफ्ट के अंदर, जैसे मुशर्रफ साहब, नवाज शरीफ साहब लेटर्स के एतबार से, स्विस बैंक्स के एतबार से, ये हमेशा अपने मुल्क की चीज़ों को सेक्रीफाइस करेंगे और मुल्क के एतबार से जहाँ इनको खड़ा होना चाहिए नहीं खड़े होंगे। लिहाजा मुझे तो पूरा ख्याल ये है कि ये हमेशा ही कैफियत होती है और अवाम के एतबार से हर चीज़ का कवर अप होता है। कितनी चीज़ें, मीडिया को मैं सलाम करता हूं कि ये आप समझते हैं कि ये सिक्योरिटी ब्रीच है। आपका कहना ये है कि ये सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, इससे सिक्योरिटी ब्रीच है, ऐसी ब्रीच जिसको हिंदुस्तान और US गवर्नमेंट उठा ले तो यकीनन वो ब्रीच है। अगर आप ये समझते हैं कि वीज़ा दे दिए जाएं तो ये राना नौला साहब, आप इसको रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे जनाब? और राना नौला साहब से पूछ लें। राना नौला साहब, न्यूज़ लीक्स और मेमो दोनों को आप रिस्पॉन्ड करेंगे? देखें, इसमें मामला ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो अमूमी तौर पे जो है वो डिस्कस हो रही होती हैं। ये मेमो गेट से मुतल्लिका बात भी और जो डान में जो बात डिस्कस हुई, लेकिन मैं समझता हूँ या मेरी राय है जो सईद गनी साहब ने बात की कि ये सिक्योरिटी लीग से ज़्यादा जो है एक गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा है कि एक ऐसी मीटिंग जिसमें इंतहाई ज़िम्मेदार लोग बैठे हों और वहाँ पे अगर वो बात हो, वो बात भले जो है वो इससे पहले तजियों में भी हो रही हो और प्रोग्राम्स में भी हो रही हो, लेकिन वहाँ पे अगर कोई बात हो और उनमें से कोई आदमी उठ के जो है वो उस बात को जो है वो बाहर आके करे या मीडिया के लिए करे, तो ये एक गैर ज़िम्मेदाराना जो है ये हरकत है। और ऐसी गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करने वाला जो भी फ़र्द है, उस फ़र्द को जो है वो इस बारे में ज़िम्मेदार जो है वो ठहराया जाना चाहिए। मैं नहीं समझता कि इस बारे में कोई इस तरह की, जिस तरह से अलवी साहब ये चाह रहे हैं कि इसी अगर जो है पनामा में नहीं कोई काबू आता तो डान लीग्स में आ जाए, अगर उसमें नहीं आता तो किसी और में आ जाए। यानी इनका तो एक ही फोकस है और वो फोकस है सिर्फ PMLN की गवर्नमेंट या मियां नवाज शरीफ की ज़ात। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को किसका फोकस है राना साहब? अहमियत के हामिल हों, ये फोकस यानी जो PTI है या PTI की लीडरशिप है उनका तो एक ही काम है ना, इसके अलावा और तो उनको कोई ना, लेकिन ये बयान कोर कमांडर्स की जानिब से आया था राना साहब, कोई ज़हन काम करता है। कोर कमांडर्स ने इसको सिक्योरिटी ब्रीच करार दिया था, इसलिए हम सारे सरप्राइज थे कि इसमें ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हाईलाइट करना चाहिए कि वो सिक्योरिटी ब्रीच के ज़ुमरे में आती है। तो मैं तो आपकी ज़ुबानी सुनना चाहता हूँ कि कोर कमांडर्स ने ऐसा क्यों कहा। देखें नदीम मलिक साहब, बात यह है कि अगर तो ये पर हतमी राय थी तो उसके ऊपर कमीशन बिठाना नहीं चाहिए था। अब अगर कमीशन बिठाया गया है तो फिर क्या कमीशन का जो भी फैसला, अगर इस तरह से भी बात है कि इख्तलाफी राय है, तो भाई अगर 10 लोगों का कमीशन है या 7 लोगों का कमीशन है तो मेजॉरिटी जो फैसला देगी वही फैसला जो है वो सही होगा। अगर कमीशन ये साबित करता है या उसकी ये ओपिनियन होती है कि सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, तो फिर मेरे ना कहने से या अलवी साहब के या सईद गनी साहब के कहने से तो फैसला नहीं होगा। फैसला तो अब वही होगा जो कमीशन जो है इस बारे में फ़ैसला देगा, और यकीनन वो जिसकी जिम्मेदारी है उसको भी वो ज़िम्मेदार ठहराएगा। बहरहाल मेरी राय में जो है ये गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा है, इसमें कोई ऐसा सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है।
दुरुस्त। सईद गनी साहब, ये जो रिहाइयाँ हुई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अयान अली की पाकिस्तान से रुखसती, सईद काज़मी साहब की हज करप्शन जिसको कहते थे हाजियों का पैसा लूट लिया, बड़ा ठप्पा लगा था आपकी हुकूमत के ऊपर, उनकी रिहाई, शर्जील मेमन की वापसी, कहते थे 2 अरब कैश बरामद हुआ है, 5 अरब की करप्शन की है, वो रिहाई, अबूरी ज़मानत होगी। डॉक्टर आसिम 2 साल से उस अदालत ने किसी ने पेशी में रिहाई के ऊपर मोहर नहीं लगाई, उसकी रिहाई, ये क्या कहानी क्या है? अपोजिशन का तो इल्ज़ाम यह है कि आपने एक अरेंजमेंट टैप आ गया आपका, अब आप मज़े में। डॉक्टर साहब देखें, आयान अली का तो केस मुझे नहीं पता, ना मैंने उसका केस स्टडी किया है, मीडिया में जितना आता था उतना मुझे पता है। बहरहाल दोस्त हमें वो भी हमारे गले में ही डालते रहे, लेकिन उसके अलावा जो 3 अफराद के आपने नाम लिए हैं, हामिद सईद काज़मी साहब, मेरा ख्याल है कि ये राना साहब तो ख़ुद वकील हैं, ज़्यादा समझते हैं कि अगर निचली कोर्ट ने सज़ा दी हो किसी को तो अपील में हाई कोर्ट अगर उसको अंडू करता है तो बड़ी वैलिड रीजनिंग देनी पड़ती है और बताना पड़ता है कि क्यों उन्होंने इनको बरी किया है। और हामिद सईद काज़मी साहब को बरी किया गया है, उनको कोई ज़मानत नहीं हुई, कोई और चीज़ नहीं, केसेस उनके ऊपर जितने एलिगेशंस थे वो सारे गलत उन्होंने मान लिए हैं अदालत ने कि उनके ऊपर गलत थे। तो मेरा ख्याल है कि इसको अगर इस तरह से लेना कि जी कोई डील हुई है, बड़ी ज़्यादती है, और वो काफ़ी अर्सा जेल के अंदर भी गुजार चुके हैं। फिर डॉक्टर आसिम के केसेस अगर आप देखें, क्योंकि आप तो रिसर्च भी करते हैं, चीज़ों को फॉलो भी करते हैं, अगर आप देखें तो दोनों मुकदमात, एक जो दहशतगर्दी का था उसमें किस तरह टेम्परिंग करके डॉक्टर आसिम को गलत तरीके से इसमें उलझाने की कोशिश की गई कि उन्होंने दहशतगर्दों का इलाज किया है। दूसरा जो करप्शन वाले केसेस उनके ऊपर हैं, वो दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी हैं। अगर वो JIT नैब की आप देख लें तो जो इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए गए हैं, जितनी वर्थ उनकी जो है वो साबित की गई है कि जी इतना इनके पास पैसा है, दुनिया के अमीर तरीन आदमी हैं उनके मुताबिक। और वो मैं समझता हूँ कि 462 अरब रुपए का जो इल्ज़ाम है उनके ऊपर, वो भी बड़ा मज़ा का ख्याल है कि जितना अरसा वो वज़ीर रहे, अगर आप उतने दिनों से इनको कैलकुलेट करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि रोज़ाना वो कितना जो है वो करप्शन कर रहे थे। तो ये इसका एक पहलू ये भी है जो हमें देखना चाहिए कि जो केसेस बनाए गए हैं क्या वो इस काबिल थे कि एक आदमी 19 महीने जेल के अंदर रहे और उसकी ज़मानत की दरखास्तें कभी एक जज जो है वो पूरा सुने और उसके बाद कहेगी नोट बिफोर मी, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास, फिर चौथे के पास। हम तो ये कहते थे कि भाई उसकी ज़मानत पे फैसला दें आप, और बिलाखिर अगर 19 महीने के बाद फैसला आया तो हमारे मुखालिफ कहते हैं जी ये भी कोई डील हो गई। अदालतों ने क्यों ज़मानत नहीं दी? देखें ये मलिक साहब, ये तो हम कहते रहे ना कि जी ये जाती पीपल्स पार्टी के साथ होती है कि जी उनके केस को सुना जाए, सुनने के बाद मेरिट पे आप ना दें उसको ज़मानत, लेकिन हमें चूंकि यकीन था कि मेरिट पे उनकी बेल बनती है, उनको बेल मिल जाएगी, जितना उनके वकीलों ने तैयारी की है, जितना केस उनका अच्छा है उनको मिल जानी चाहिए। लेकिन आज अगर उनको 19 महीने के बाद ज़मानत मिली है तो हमारे दोस्त ये कहते हैं जनाब इनको कोई डील की नतीजे में मिल गई है। हम तो ये समझते हैं कि 19 महीने उनको गलत रखा गया जेल के अंदर। इसी तरह हामिद सईद काज़मी साहब के ऊपर गलत इल्जाम, शर्जील मेमन के ऊपर अभी इल्जाम जो हैं, मैं जरा एक जुमला कह दूं, शर्जील मेमन के ऊपर अगर इल्जामात हैं तो वो वापस आया कि जी इल्जामात का सामना करे। अब जिन लोगों ने रेफरेंसेस बनाए वो साबित करेंगे जी उनके इल्जामात ठीक हैं। अब एक शख्स आ गया वापस, वो भी कहते हैं जी डील की सूरत में आया, तो मेरा ख्याल है कि कभी बेनिफिट ऑफ डाउट जो है ना वो पीपल्स पार्टी और उनके लोगों को भी दे दिया करें। आरिफ अलवी साहब, आपकी जमात जो है वो कहती है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुकमका हो गया, हालांकि ये जो सभी केसेस थे ये नून लीग से ज़्यादा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आए थे। डॉक्टर आसिम का केस वो करप्शन और टेरर फाइनेंस के लिंकेजेस जोड़े, उसके बाद शुरू हुआ। शर्जील मेमन इसी तरीके से पकड़ा गया। हामिद सईद काज़मी, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब, हज करप्शन केस, आप ही की पार्टी के एक साहब गए थे कोर्ट के अंदर और सबूत दिए, हाजियों के पैसे भी वापस हुए थे। अयान अली एयरपोर्ट से पकड़ी गई, एक मिलिट्री एजेंसी ने उसको टिप ऑफ दिया कि ये इतना कैश है, इसके पास $500,000। तो अब छोड़ने के लिए तो नवाज शरीफ साहब ने कोई ऐसा जादू नहीं किया होगा ना, छोड़ने के लिए भी फिर उन लोगों ने कहा होगा कि ओके ठीक है छोड़ दो। तो अरेंजमेंट किधर तय पाया, नून लीग के साथ या पिंडी के साथ? मेरी नहीं, बदनसीबी तो मेरी है, जहाँ भी तय पाया हो बदनसीबी पाकिस्तान के अवाम की है कि ये सारे अयान अली का तो मामला वीडियो पर टेप्ड है। कोई मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये इन्होंने कभी डिनाई भी नहीं किया कि वो वीडियो पर टेप्ड नहीं है। चाहे वो स्विस अकाउंट्स का मामला हो,
कि जिसके अंदर प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी भी क्लेम की गई, वज़ीर आज़म भी सेक्रीफाइस हुआ, मगर ख़त नहीं लिखा गया। चाहे वो कोई मामला हो, पाकिस्तान की अदालतों और प्रोसिक्यूशन, सिर्फ अदालतों की बात नहीं कर रहा हूँ, और प्रोसिक्यूशन, पुअर प्रोसिक्यूशन के एतबार से आप जाएँ तो हुदैबिया के लिए नायब अपील भी फाइल नहीं करती है, लिहाजा वो उस तरह से दफन हो जाता है। जो केस जिस तरह से दफन हो सकता है, पाकिस्तान की बदनसीबी ये है कि अगर अदालतों के फैसले देखें और प्रोसिक्यूशन का कमाल देखें तो पाकिस्तान में कोई शख्स करप्ट नहीं है, सवाए उसके जो एडमिरल मंसूर, जिनके ऊपर फ्रांस में तहकीकात हुई के कमीशन दिया गया, सवाए कालिया के, खनानी एंड कालिया वाले कि जिनके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स में तहकीकात हुई कि हुआ गड़बड़, सवाए स्विस अकाउंट्स के जिसके अंदर स्विस अदालतों ने फैसला किया कि गड़बड़ है, मगर वो पाकिस्तान हुकूमत से पूछते रहे तुम पैरवी करना चाहती हो, तो प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी क्लेम करके बच गया। बदनसीबी तो जनाब आला मेरी है, बदनसीबी आम आदमी की है कि यहाँ बड़ों के साथ इंसाफ नहीं होता। चाहे अब अदालतों की पेचीदगियों के अंदर, अब यही पनामा के अंदर जो आर्गूमेंट कर रहे हैं PMLN के नुमाइंदे, वो यही कर रहे हैं कि पनामा के फैसले को भी अदालती पेचीदगियों में और कानून की पेचीदगियों में उलझाया जाए। इनके वकील ने तो कहा कि ये सेशन जज का मामला है, ये आप कैसे सुन रहे हैं, ये आपको तो कोई अथॉरिटी नहीं है। तो बदनसीबी तो हुजूर वाला मेरी है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान का आम आदमी इतना परेशान है इन हालात से कि कोई, और दबा कर करप्शन है। अच्छा, इस पर सब बैठ जाएंगे कि खूब करप्शन है, जब मामला अदालत में जाएगा तो पीछे हट जाते हैं। आज नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि RO का इलेक्शन था, जब हम इस बात को कहे चले जा रहे थे तो वो PMLN को बचाने निकले। भाई साहब, ये मुख्य मौका सिर्फ इन दोनों का जरदारी साहब RO का इलेक्शन कहते हैं। राना साहब से पूछा, राना साहब जो पीपल्स पार्टी के लीडरान की रहाइयां हैं एक के बाद दिगरे, अयान अली से स्टार्ट करके, ये क्या अरेंजमेंट क्या है राना साहब? मलिक साहब एक सिर्फ चीज और कह दूं, ये देखें मलिक साहब मैं एक चीज कह दूं बीच में। जी 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 कह दीजिए सईद गनी साहब, कह दीजिए, राना साहब जवाब दे लेंगे। देखें, अभी एक PTI के सूबाई वजीर थे ज़ियाउल आफरीदी, उनके ऊपर करप्शन के इल्जाम लगाए, इनकी हुकूमत ने उनको गिरफ्तार करवा दिया। 15 महीने के बाद पेशावर हाई कोर्ट ने उसकी जमानत दे दी। अब आप क्या कहेंगे, ये डील PTI से डील हुई थी या क्या हुआ था, किस तरह वो छूट गए? राना साहब ये देखें, पार्टी के लीडर मैं ये अर्ज करूंगा कि जी मैं ये अर्ज करूंगा नदीम मलिक साहब, देखें ये बदनसीबी जो है, ये वाकई अलवी साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि ये बदनसीबी जो है ये पाकिस्तान के अवाम की है। यहाँ पे अगर कोई और आदमी जो है वो बरी हो जाए या उसे अदालत से रिलीफ मिले तो जनाब ये पेचीदगियाँ हैं, ये मुकमका है, ये टेक्निकलिटीज़ हैं। और अगर इमरान खान साहब जो हैं वो प्योर टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर जो है वो इलेक्शन कमीशन से फ़ैसला उनके हक़ में आ जाए तो ये हक़ सच की फ़तह होती है। फिर उस दिन फिर जो अब हक़ सच को जो है वो कहा जाता है कि आज हक़ सच की फ़तह हो गई है। देखें, हमारे यहाँ जो 2-3 ख़राबियाँ हैं और वो ऑल टुगेदर हैं, वो सब के साथ हैं, ये सब के लिए है, ये सब उससे फ़ायदा या नुकसान उठाने वाले हैं। हमारे यहाँ होता ये है कि हम पहले बंदे को पकड़ते हैं, उसके बाद उसका मीडिया ट्रायल करते हैं, उसके बाद फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन और सबूत इकट्ठे करने जो है वो शुरू होते हैं। अब डॉक्टर आसिफ को जब गिरफ़्तार किया गया था तो गिरफ़्तार तो कर लिया गया कि जी ये दहशतगर्दों के इलाज करते रहें और दहशतगर्दों की जो है वो ये सहूलतकारी करते रहें। उसके बाद फिर दहशतगर्दों के नाम ढूंढते फिर रहे थे कि जी वो कौन दहशतगर्द हैं जिनका इलाज जो है वो यहाँ से हुआ है। और जो मीडिया के ज़रिए से या जो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन से ख़बरें आती रही हैं, आज तक किसी दहशतगर्द का नाम जो है वो हमने तो नहीं सुना कि जी फ़लाँ दहशतगर्द था और वो हॉस्पिटल में जो है वो ज़ेरे इलाज रहा और उसका जब वहाँ से जो है वो इलाज होता रहा। अब अगर 469 अरब रुपए की करप्शन उन्होंने की थी तो भाई कोई प्रॉपर्टी, कोई बैंक अकाउंट किसी न किसी जगह पे उन्होंने रखे ही होंगे ना, उसका भी जो है वो कोई सबूत नहीं। अब शर्जील मेमन के ऊपर कहा गया कि जी लॉन्च में ये पैसे लेके गए हैं वाया समुद्र, वो लॉन्च किधर है, वो पैसे किधर हैं? 2 अरब रुपये जो घर से उसके पकड़ा गया था वो 2 अरब रुपये कहाँ पे है? देखें, बात ये है कि ये सबूत जो हैं, अगर ये एविडेंस एक्ट की बुनियाद के ऊपर जो एक लीगल प्रोसीजर है CRPC का, एविडेंस एक्ट का, उसके मुताबिक जब ये चीज़ें साबित नहीं होंगी तो फिर उसका शक का फ़ायदा जो है वो मुलज़म को मिलेगा। अब यही बात है ना कि इसमें जो है वो अगर एक ब्रेक ले लेंगे करप्शन जो है, हज करप्शन जी, एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक से वापसी पे और इस पे बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। सईद गनी साहब, 230 अरब की ब्लैक इकॉनमी बताया गया था एपेक्स कमेटी के इजलास में। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पे छापा पड़ा, फिशरीज के बंदे को पकड़ा, निसार मराई को ले गए, अवैस टप्पी के ऊपर इल्ज़ाम आया कि उसने जोर ज़बरदस्ती करा के आईजी को रिमूव करा दिया। लंबी लिस्ट थी, सारा कुछ रिवर्सल में चला गया। कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि रातों रात ये दुनिया बदल गई। मलिक साहब, ये जब 230 अरब की बात आई थी उस वक्त सिंध गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी, और इसलिए बनाई थी कि ये जो फिगर आई है ज़रा इसको देखें तो सही है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से निकाली गई है। बहरहाल उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। अब ये तो मैं समझता हूँ जिन लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया था कि इतने अरब तेल से आ रहे हैं, इतने अरब पता नहीं करप्शन से आ रहे हैं, तो इतने अरब कहाँ से आ रहे हैं, अगर कहीं से ये अमाउंट आई थी, कहीं से कैलकुलेशन की थी, तो वो फिर उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि उसको साबित भी करते। हम तो उस वक्त भी कह रहे थे कि ये, हम ये नहीं कहते कि जी कोई बुराई नहीं है, बुराई बिल्कुल है, गलत चीज़ें भी लोग कर रहे होंगे, लेकिन इस तरह एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लेना कि जी इतनी की इकोनॉमी है, ये कोई आसान काम नहीं है। बाकी अब जो चीज़ें लगी थी पीपल्स पार्टी के ऊपर, वो हम उस वक्त भी समझते थे कि ये ठीक नहीं है, और वक्त के साथ साथ हमारा मौक़िफ़ जो है वो लोगों के सामने सच साबित हो रहा है। लेकिन ये है कि इससे नुकसान बहुत हुआ, और पीपल्स पार्टी का अपना इमेज भी ख़राब हुआ, और मैं समझता हूँ कि जो एक ट्रस्ट लेवल होना चाहिए इदारों और हुकूमतों के दरमियान, उसको भी काफ़ी जख्म पहुँची थी। राना सनौल्ला साहब, आपसे भी इसके ऊपर मैं जवाब चाहूँगा, क्योंकि बड़ी अहम शख्सियात जो उस वक्त सिंध में मौजूद थी वो अभी मेरे ख्याल में बड़ी पावरफुल पोजीशन के ऊपर है। कोर कमांडर अभी DGI के तौर पर काम कर रहे हैं। तो ये ऐसी चीज़ें नहीं थी कि जो किसी ने निकाली थी और वो पता नहीं कहाँ चले गए। हुआ क्या है, ये सारी तब्दीलियाँ कैसे आई? जी देखें, मैंने तो पहले ये बात अर्ज़ की है कि हम ख़बर की बुनियाद के ऊपर जो है वो लोगों को पकड़ लेते हैं, उसके बाद मीडिया ट्रायल करते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन और सबूत इकट्ठे करने का सिलसिला जब वो शुरू होता है तो राना साहब, पकड़ा किसने था? या तो सबूत ख़त्म कर दिए जाते हैं या फिर इकट्ठे नहीं होती। ये पकड़ा जिन लोगों ने पकड़ा था, इसमें कोई मुझे आपको या सईद गनी साहब को या इवन आरफ अलवी साहब को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप तो सब लोग मुझसे ज़्यादा कराची के करीब हैं, बल्कि ये दोनों हमारे जो मोहतरम भाई हैं ये तो कराची में रहते हैं, जिन्होंने पकड़ा था, क्यों पकड़ा था। लेकिन बात ये है कि ये चीज़ें जो हैं, अगर ये सबूत थे तो ये इन्वेस्टिगेशन में भी सामने आने चाहिए थे, कौम के भी सामने जो है वो लाए जाने चाहिए थे। अब ये रातों रात कुछ नहीं बदला। ये पिछले तकरीबन 19-20 माह की बात है। 19-20 माह में डॉक्टर आसम के ख़िलाफ़ कोई दहशतगर्द जिनका उसने इलाज अपने हॉस्पिटल में करवाया, वो कोई जो है वो सामने नहीं लाया जा सका। वो 2 अरब रुपया जो शर्जील मेमन के घर से पकड़ा गया था, अगर पकड़ा गया था तो फिर क्यों नहीं सामने लाए। लेकिन बहरहाल अभी तक वो जो है वो थ्रू एविडेंस जो है वो प्रूव नहीं किया गया। मैं पहले भी ये अर्ज़ कर रहा था कि ये कोर्ट्स जो हैं, ये कोर्ट्स अंडर दी लॉ हैं। इन्होंने कानून के मुताबिक जो है वो जो चीज़ साबित होगी उसको साबित करना है और उसके मुताबिक जो है वो सज़ा देनी है। अगर हाजी लुट गए थे, हकीकत है, उनके करप्शन हुई, बिल्कुल हकीकत है। लेकिन राना साहब, ये 2 साल पहले से तो इन अदालतों ने कानून के मुताबिक फिर वो काम नहीं किया जो अभी 1 माह के अंदर अंदर कर दिया। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये 1 माह के अंदर अंदर ये चीज़ जो है वो डेवलप हुई है। देखें, अब जो बात अदरवाइज की जा रही है, मेरे पास राना साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, दोबारा इसको कंटिन्यू करेंगे इनकमिंग डेज। साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, सईद गनी साहब, आप सबका शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।